नमस्कार मित्रों, 2024 के शुरुआत में हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं और वीकली करंट अफेयर का एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तैयार करते रहेंगे। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम करंट अफेयर को समय के साथ साथ तैयार करते रहें तो ये इकट्ठा नहीं होने पाता है और हमें चीजें याद रहती हैं, बाद में परीक्षा के समय हमें सिर्फ रिवीजन करना रह जाता है। तो करंट अफेयर एक ऐसा विषय होता है जिसको हम रेगुलर अगर करते रहें तो बहुत आसान हो जाता है अंत में जब परीक्षा आती है। तो हम रेगुलर करंट अफेयर का जो सीरीज है ये वीकली करेंगे। तो पहला सप्ताह है 2024 का, तो पहले सप्ताह का जो करंट अफेयर है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो इस पिछले सप्ताह में हुए हैं। उस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जिन पे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन, किस रेलवे स्टेशन का जो है नाम अयोध्या जंक्शन से बदला है और क्या नाम रख दिया है? तो एक ऑप्शन है अयोध्या धाम, एक ऑप्शन है रामनगरी, एक ऑप्शन है अयोध्यापुरी, एक ऑप्शन है श्री राम जंक्शन। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। और जैसा कि जानते हैं बहुत चर्चित है इस समय राम जो मंदिर है उसमें बन रहा है, 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और इसलिए यहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम भी बदल दिया गया है। यहाँ अयोध्या जंक्शन से अब कर दिया गया है अयोध्या धाम कर दिया गया है, यानी कि अब अयोध्या जंक्शन को किस रूप में जाना जाएगा? अयोध्या धाम के रूप में जाना जाएगा। देखिए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी कि ये जो 30 दिसंबर अभी गया है, इसी तारीख को इसका और यहाँ का जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। इस स्टेशन का जो कोड है वो है AY। इस कोड को नहीं बदला गया है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या धाम ये प्लेटफॉर्म का नाम किया गया है और कोड नहीं बदला गया है, तो कोड AY ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट बहुत है। उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ का प्लेटफॉर्म पहले अयोध्या जंक्शन था, अब ये प्लेटफॉर्म अयोध्या धाम के रूप में जाना जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? यानी कि महावाणिज्यिक दूतावास किस देश में केंद्र सरकार ने मंजूर किया है कि वहां पर तो ये देश जो है ये आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा और इसकी डिटेल हम देखते हैं कि यहां पर क्या क्या खास बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड की जगह क्या है? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार द्वारा। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खुलने से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। इस वाणिज्यिक दूतावास के 12 महीने के भीतर कार्य करने और पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद भी है। तो कहने का मतलब है महावाणिज्यिक दूतावास न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा। ये कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा मंजूरी मिल गई है, तो ये न्यूजीलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने कौन से देश के साथ माइग्रेशन और मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है। तो देखिए, अमेरिका यानी कि यूएसए, जापान, इटली या मलेशिया। तो इसमें जो है इटली के साथ माइग्रेशन और मूवमेंट को मंजूरी दी गई है। इटली देश है, यूरोप का देश है, और इसके साथ माइग्रेशन और मूवमेंट की मंजूरी जो है सरकार द्वारा दी गई है। इसमें देखिए, इसके डिटेल हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आंदोलन समझौते को मंजूरी दे दी गई है। इटली वही है जहां की हमारी कांग्रेस की जो है नेत्री सोनिया गांधी जहां की है, वही इटली है। इस समझौते से लोगों के बीच मेलजोल बढ़ेगा और अनियमित प्रवासन संबंधी मुद्दों को हल करना आसान हो जाएगा। यानी कि आने जाने के जो मुद्दे हैं, जो वीजा से संबंधित प्रावधान है, उसमें आसानी हो जाएगी। इस समझौते पर दोनों देशों ने 2 नवंबर को हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 2 नवंबर को हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब ये जाके फाइनल हुआ है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन से देश के साथ इस तरीके का समझौता हुआ है? तो ये समझौता इटली के साथ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कोटक महिंद्रा। एक बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। कोटक महिंद्रा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये कोटक महिंद्रा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये एक बैंक है, तो इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए, राणा कपूर को बनाया गया, विनीत सिन्हा को बनाया गया, CS राजन को बनाया गया, S चंद्रा को बनाया गया। तो इसमें देखिए सी वाला आंसर सही है। CS राजन को कोटक महिंद्रा का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि ये अंशकालिक जो है अध्यक्ष है। राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है और 2 साल की अवधि तक वो रहेंगी। CS राजन 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा रहे थे। तो CS राजन जो है, ये जो है अब कोटक महिंद्रा के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। ये कोटक महिंद्रा के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में LIC द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन अभय माकन को, S सुंदर कृष्णन को, प्रताप चंद्र पैकरे को, रेखा स्वामीनाथन को। तो LIC ने S सुंदर कृष्णन को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी है। तो LIC में ये महत्वपूर्ण जो है नियुक्ति हुई है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया ने प्रताप चंद्र पाइकर के साथ के स्थान पर, देखिए पहले कौन था? प्रताप चंद्र पाइकर थे, के स्थान पर S सुंदर कृष्णन को नया जोखिम अधिकारी बनाया गया है। सुंदर कृष्णन डीएसपी को मैरिल लिंच, क्रेडिट लियोनिस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया के में सेवाओं का अनुभव रहा है। LIC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये बीमा कंपनी है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और बीमा कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? IRDA करता है, जिससे IRDA कहा जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। चलिए, कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन 2024 में किस राज्य में होगा? यानी कि कार्बी युवा महोत्सव कहां होगा? मेघालय में होगा? नहीं। गुजरात में होगा? नहीं। महाराष्ट्र में होगा? नहीं। कहां होगा? असम में होगा। तो देखिए, कार्बी युवा महोत्सव 2024 में आयोजित होगा असम में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालोंगसो दीफू में आयोजित होने वाली कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। यह भी निश्चित हो गया है कि स्वर्ण जयंती समारोह जो होगा उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा।
कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और असम और अन्य देश के हिस्सों के हजारों कार्बी युवा इसमें हिस्सा लेते हैं। तो कार्बी युवा महोत्सव असम में होगा और इस महोत्सव के चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, देसिया मुरपुक्कू द्रविड़ कगड़म DMDK के संस्थापक कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है। देसिया मुरपुक्कू द्रविड़ कगड़म के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बताइए, ये विजयकांत थे जिन्होंने DMDK की स्थापना की थी। इनका अभी निधन हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, अभिनेता से नेता बने देसिया मुरपुक्कू द्रविड़ कगड़म DMDK के संस्थापक विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। उनकी पत्नी वी प्रेमलता को 14 सितंबर को DMDK की बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें तमिल फिल्म उद्योग का दिग्गज बताया। यानी कि ये पहले एक्टर थे, बाद में ये राजनीति में आए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब किसने जीता? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अंडर 19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो है ये चैंपियनशिप है, ये अनाहत सिंह ने जीती है। चलिए देखिए, इस प्रतिभाशाली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एडिनबर्ग में आयोजित, कहां हुआ था ये भी देखिए, एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रॉबिन मैकअल्पाइन को 11-6, 11-1, 11-5 के अंतर से हराया। वहीं लड़कियों के अंडर 11 में वर्ग में दिव्यांशी जैन उप विजेता रही। ठीक है, तो अनाहत सिंह है। अगला देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य ने शुरू किया जाएगा? पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी पर्यटन है तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है। चूंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। तो पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है वो गुजरात राज्य में स्टार्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में पहला पनडुब्बी पर्यटन स्टार्ट किया जा रहा है। राइट, तो इसके डिटेल देखते हैं। गुजरात सरकार ने देश का पहला पनडुब्बी, जहां भी पहला लगा होता है यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारिका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारिका के आसपास शुरू किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट के दिवाली 2024 से पहले शुरू होने की उम्मीद है। इस टूरिस्ट पनडुब्बी का भार लगभग 35 टन होगा और इसकी क्षमता 30 यात्रियों को ले जाने की होगी। यानी कि ये जो है 30 यात्रियों को एक साथ ले जाएगी और इसकी क्षमता 35 टन की होगी। राइट, तो ये गुजरात द्वारा शुरू किया जा रहा है पहला पनडुब्बी पर्यटन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, इसमें विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा होमगार्ड्स के निदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में गुजरात कैडर के IPS अधिकारी विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होता है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसी विशेष दूत नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के लिए बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसी विशेष दूत बनाया गया है। तो बताइए, किसी विशेष दूत बनाया गया है। इसमें
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को विशेष दूत बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हामिद करजई ये पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। यानी कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति को नामित किया गया है। चीन और रूस सुरक्षा परिषद में लाए गए इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे, यानी कि ना तो इसमें चीन ने मतदान किया और ना ही रूस ने मतदान किया, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गौरतलब है कि 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के सत्ता पर कब्जा कर लिया था, यानी कि तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शांति स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में जो शांति दूत बनाया गया है वो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर परीक्षा में आपके आने वाला है। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आने वाला है, इसलिए इसको रट लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ध्यान रखिए, ये बालिकाओं का पहला सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में। तो ये सैनिक स्कूल कहां खोला गया है? मथुरा में। ये सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, ये मथुरा में खोला गया है। ठीक है, तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल नाम क्या है? संविद गुरुकुलम नाम याद रखिएगा, क्या है? संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। सरकार ने 2019 में इस तरह के 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल की थी, जिसमें 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, निजी और राज्य सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की जा रही है। तो क्या है? संविद गुरुकुलम है। संविद गुरुकुलम क्या है? ये बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहला खोला गया है। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पद ग्रहण किया? चीफ ऑफ मटेरियल का पद किसने ग्रहण किया? ये 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। चीफ ऑफ मटेरियल का पद किरण देशमुख द्वारा ग्रहण किया गया। किरण देशमुख द्वारा पहला चीफ ऑफ जो है हाल ही में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया गया। चलिए इसके डिटेल देखते हैं क्या है। वाइस एडमिरल किरण देशमुख भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल देशमुख VJTI मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। वह साल 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वहीं वाइस एडमिरल बी शिवकुमार युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में कार्य संभाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है? MD बनाया है। निविया ने किससे अपना प्रबंध निदेशक यानी कि MD बनाया है? तो ये क्वेश्चन है, प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो गीतिका मेहता को निविया ने अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया गया, MD बनाया गया है। तो निविया एक ब्रांड है, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग, इसको आज ही दिमाग में बैठा लीजिए, ये सवाल दिमाग में बैठा लीजिए, 5 साल तक ये सवाल आएगा, हर एग्जाम में आएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे अपने दिमाग में दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले हर परीक्षा में सवाल पूछा जाना है। शशिकांत दास है, रघुराम राजन है, अरविंद पनगड़िया है या अशोक गांधी है? तो कौन से है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के 15वें के कौन है? NK सिंह है, NK सिंह है। और पहले वित्त आयोग के कौन थे? KC नियोगी थे।
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वित्त आयोग क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। तो अब 16वां वित्त आयोग बनाया गया है। 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष बनाए गए अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। राइट, चलिए इसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं आईएएस अधिकारी ऋतिक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया है। ऋतिक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया है। ठीक है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग को मंजूरी दी थी। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास हमेशा पूछे जाते हैं। ज्वाइंट जो है, जो इस तरीके से जो आर्मी प्रैक्टिस होती है, खूब पूछे जाते हैं, इनका नाम पूछा जाता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में होगा। चूंकि देखिए इससे यहां से निकाल सकते हैं, डेजर्ट है, मरुस्थल साइक्लोन। तो कहां? संयुक्त अरब अमीरात से हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया है। राजस्थान में, वहां डेजर्ट ही है, वहां आयोजित किया गया है। 15 जनवरी को यह समाप्त होगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। ये यूएई और भारत के बीच में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। ठीक, इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। किसे हाल में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कृषि से संबंधित पुरस्कार होता है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? लालकृष्ण आडवाणी को, एस जयशंकर को, बी.आर. काम्बोज को, अरुण सिन्हा को। तो ध्यान दीजिएगा, ये पुरस्कार बी.आर. काम्बोज को दिया गया है। ये पुरस्कार कृषि से संबंधित पुरस्कार होता है। चलिए देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज को प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काम्बोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। याद रखिएगा, बी.आर. काम्बोज कर्नाटक के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन। किसने हाल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? चेतक कोर की कमान संभालने वाले कौन है? जनरल ऑफिसर कमांडिंग नागेंद्र सिंह है। इन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली थी। तो देखिए इनका डिटेल देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने हाल ही में 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय के स्थान लिया है। चेतक कोर 1 वर्ष से अधिक के कार्यालय के बाद 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए। जनरल सिंह को 1989 में पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था और वह भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं। यानी कि जो देहरादून में एकेडमी है उसके छात्र रहे हैं। अब ये हेड हो गए हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग के। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया। राजस्थान में
राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री बनने के बाद किसने मुख्य सचिव कौन बनाया गया? तो कौन है मुख्य सचिव? दुर्गा शक्ति नागपाल है, राजीव कुमार है, अभय सिंह है, सुधांशु पंत है। तो बताइए कौन है इसमें? सुधांशु पंत जो है ये चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के बनाए गए, नई सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं। वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1991 बैच के आईएएस अफसर सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पंत केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव थे और पहले शिपिंग सचिव के रूप में कार्य कर चुके थे। पिछले 5 वर्ष में पंत ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को का मसौदा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो सुधांशु पंत जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान बना दिए गए हैं, इनका ध्यान रखना है, याद रखना है। पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि पावर कारपोरेशन में किसी अध्यक्ष और जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चेयरमैन और एमडी रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है, ये पावर कारपोरेशन में बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व वाले पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। त्यागी श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लेंगे, जो हाल ही में रिटायर हुए थे। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। राइट। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में भारत ने अपना कार्यकाल स्टार्ट किया है, तो कितने साल तक उसका कार्यकाल रहेगा? भारत का यह कार्यकाल 4 वर्ष तक का रहेगा, जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में 4 साल तक वो काम करता रहेगा। राइट। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। यानी कि ये जो आयोग है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 24 सदस्य शामिल हैं। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था और आज फिर भारत इसका सदस्य बन गया है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख, नौसेना का उप प्रमुख कौन बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन, दिनेश त्रिपाठी, संजय जसदीप, किरण देशमुख। बताइए कौन बनाया गया है उप प्रमुख? तो उप प्रमुख बनाए गए दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को जो है भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया है। चलिए देखते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आधिकारिक तौर पर नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाल ली है। इससे पहले वह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य करते थे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी 1 जुलाई 85 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वर्तमान में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। इन्हीं का स्थान लेंगे दिनेश के त्रिपाठी और ये अब उप प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। राइट। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र, आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहत वाणी केंद्र आपदा चेतावनी के लिए उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेधशाला राहत वाणी केंद्र की का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना है, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना है, पीड़ितों को मुआवजे का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना है। इसे लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यानी कि लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां 6 कर्मियों की एक टीम इसमें काम करेगी। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जल्दी बताइए। 24 नंबर है। इसमें जो है जस्टिस BR गवई को
कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जस्टिस बी.आर. गवई को कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। राइट, अब इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, यानी कि इसका अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस गवई सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो है पहली कंपनी बनी है जो ISCC प्लस सर्टिफिकेट पाने वाली पहली कंपनी है, इसलिए ध्यान रखिएगा ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी रिलायंस है। इसका डिटेल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी, जामनगर गुजरात में जामनगर रिफाइनरी ने ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक के रूप में पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। गुजरात राज्य में स्थित RIL की जामनगर रिफाइनरी अब ISCC प्लस प्रमाणित हो गई है, यानी कि जामनगर यूनिट को ISCC प्लस प्रमाण पत्र दिया गया है। ISCC प्लस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन है। ये अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट है जो रिलायंस की जामनगर यूनिट को दिया गया है, जहां पर रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला है 26, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? कोटागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, हदागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? आंसर इसमें है डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा, डेबरीगढ़। चलिए, पर्यटन मंत्रालय ने डेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, जो 100% केंद्रीय फंड पर चलता है। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध नदी के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा, डेबरीगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, वहीं पर उसे समीप में है। तो उसे क्या दिया गया है? उसे स्वदेश दर्शन योजना में शामिल कर लिया गया है, यानी कि स्वदेश दर्शन योजना में इसे भी शामिल किया गया है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का आयोजन किया? क्या विंटर कार्निवाल का आयोजन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? विंटर कार्निवाल, तो विंटर कार्निवाल बेसिकली मनाली में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। और वहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया। उन्होंने 5 दिवसीय उत्सव के मंच मनु रंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। कार्निवाल में विभिन्न राज्यों के 25 सांस्कृतिक समूहों की प्रस्तुति की जाएंगी। राइट, तो ध्यान रखिएगा, मनाली में हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? पृथ्वी विज्ञान कार्यक्रम के लिए कितना फंड जो है दिया गया है सरकार द्वारा? तो 4,797 करोड़ रुपए का फंड पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए सरकार ने मंजूर किया है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य
वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ाना है। यानी कि ये ऐसी योजना है जिससे हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सचेत रहना चाहते हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एनसीसी गणतंत्र दिवस का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। राइट, चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक है और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट 2 महिला बैंड के साथ विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। यानी आने वाले 26 जनवरी को जो एनसीसी कैडेट्स की महिला ग्रुप कोर होगी वो मार्च करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स स्थापित किया? यानी कि जो बीच गेम स्थापित किया है वो कहां पर स्थापित किया है? वो घोघला बीच है। घोघला बीच कहां पर है? तो ये घोघला बीच पर स्थापित किया गया। इसके डिटेल देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच कहां है? दमन और दीव में जो दीव है वहां पर है घोघला बीच। दीव में आयोजित बीच गेम्स यानी कि बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। और इससे पहले उन्होंने दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। यानी कि जब ये गए थे उद्घाटन करने तो वहां मेरा भारत कार्यक्रम था, वहां भी शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। तो ये दीव में है घोघला बीच। कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में इन्हें जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला है कादियाल साड़ियों को। तो कादियाल साड़ियां कहां की हैं? कादियाल साड़ियां पश्चिम बंगाल की हैं। इन्हें जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोजेक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन का शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुगिया चावल और टंगेल और गुरूड शामिल है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग का आवेदन किया था। तो कहने का मतलब है ये जो जीआई टैग है इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है और ये टैग जो है कादियाल साड़ियों के लिए, पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों के लिए दिया गया है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ध्यान रखिएगा ये किसे किया जाएगा, ध्यान दिया गया है तो ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2030 की घोषणा कर दी है। ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड, ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। जैम डीड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं के लिए पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। इसी महीने 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये उड़ीसा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी किसे बनाया गया है? तो ये एमडी बनाया गया है पी संतोष को, इसका एमडी बनाया गया है। तो देखिए क्या है ये,
केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया था। केनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रायोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NARCL के प्रमुख शेयरधारक हैं। NARCL का एक सरकारी यूनिट, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। ये सरकारी यूनिट है, इसकी स्थापना की गई तो इसका MD बनाया गया है पी संतोष को, राइट। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 2 साल का प्रतिबंध किस क्रिकेटर पर लगाया गया है? ये है सुमित शर्मा। सुमित शर्मा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये उड़ीसा के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया है। शर्मा सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए टीम के साथ बड़ौदा गए हुए थे, जहां गवर्निंग बॉडी की अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें निलंबन पत्र सौंप दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। इस हफ्ते ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ चीजें जिसमें हमने कहा था कि इसको नोट कर लीजिए, इसको रट डालिए, उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। बाकी जो बैंक से संबंधित नियुक्तियां हैं, आप उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो जब आप ये पढ़े रहेंगे तो एग्जाम आएगा, तो जब रिपीट करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा। आज के लिए, इस सप्ताह के करंट अफेयर के लिए इतना ही, और फिर से अगली 7 दिन के करंट अफेयर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।